हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज़ोया अनीस एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और मेरा लास्ट वीडियो था, जो मेरा लेटेस्ट वीडियो था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं बीएड का क्लास टॉपिक वाइज स्टार्ट करूँगी, अपने चैनल पे पढ़ाऊँगी। मेरी एक जूनियर ने कहा था, तो एक्चुअली वो सिलेबस जो उसने दिया था आज मैंने मैच किया, तो वो बीएड का ना होके यूपी टेट का था। बीएड क्वालिफाई करने के बाद जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है यूपी टेट का टीचिंग के लिए, उसका सिलेबस था। और उसमें पार्ट 1 में ही, खंड क में ही चाइल्ड साइकोलॉजी का एक चैप्टर है, जिसमें बाल विकास एवं अध्यापन का खंड है। इसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे यूपी टेट के एग्ज़ाम में, जिसमें 15 क्वेश्चन बाल विकास से आएंगे और 5 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता से आएंगे और 10 क्वेश्चन आएंगे अधिगम और अध्यापन से। तो ये यूपी टेट के खंड क में चाइल्ड साइकोलॉजी का एक पोर्शन है, जिसको हम स्टार्ट करेंगे। पहला इसमें जो पॉइंट है, बाल विकास खंड में विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। तो आज इस वीडियो का यही टॉपिक है, विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। यहाँ विकास की अवधारणा से तात्पर्य है कि विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक, इन सभी विकासों से है। और विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि सब कुछ शामिल होता है। बाल विकास का तात्पर्य होता है बालक के विकास की प्रक्रिया। ये बालक के जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद की परिपक्वता का ये कालखंड होता है। यहाँ जन्म लेने से पूर्व का मतलब पूर्व जन्म नहीं है। यहाँ जन्म लेने से पूर्व का मतलब है गर्भावस्था में जब बालक रहता है, उसको जन्म से पूर्व का काल माना जाता है। उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी अवस्थाएं जिससे गुजरते हुए कोई भी बालक परिपक्वता की स्थिति में आता है, इन कालखंडों को रखा जाता है बाल विकास के अंतर्गत। बालक में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, बच्चों में होने वाले परिवर्तन विशेष आयु के साथ विशेष परिवर्तन होते हैं, जो कि एक ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग सारे लोगों में सेम होते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन व्यक्तित्व के आधार पे थोड़ा अलग होता है, या उसके नस्ल, उसके वंश के आधार पे, उसके माहौल के आधार पे थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो एक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर होता है, वो सब में कॉमन होता है। आयु के साथ होने वाला परिवर्तन का क्या स्वरूप हो सकता है, इसमें परिवर्तन के क्या कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। इसमें एक तो वातावरण को माना जाता है, और बच्चे की परवरिश जो होती है, किसी भी बालक की जो परवरिश होती है, उसको भी माना जाता है। और उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ उसके पेरेंट्स का, उसके आसपास के लोगों का, इसका भी बच्चों के, किसी भी बालक के व्यवहार पे, उसके भविष्य पे, उसके गुणात्मक और परिणात्मक पर जो परिवर्तन होते हैं उसमें, उस पर काफ़ी असर होता है इसका। और सभी बच्चों की वृद्धि और विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक जैसा होता है, और व्यक्तिगत भिन्नता थोड़ी थोड़ी अलग होती है, जो ह्यूमन नेचर होता है। जैसे कि अगर कोई यूरोपियन बच्चा है या इंडियन बच्चा है, सारे बच्चे बचपन में खेलते हैं, तो ये एक ह्यूमन नेचर है। वहीं पे अब वो कौन सा खेल खेलते हैं, हो सकता है देश काल के हिसाब से अलग अलग खेल हो, लेकिन खेलते तो सभी हैं। तो ये ह्यूमन नेचर में रखा जाता है।
बाल विकास को प्रभावित करने वाले कुछ आंतरिक कारण और कुछ बाह्य कारण होते हैं। पहले हम यहाँ आंतरिक कारण के बारे में एक एक करके देखते हैं। वंशानुगत यानी कि हेरिडिटी फैक्टर, उसके बाद होता है शारीरिक कारण, बुद्धि भी होता है कारण, संवेगात्मक कारण भी हो सकता है, और बाहरी जो कारण है बाह्य कारण, उसमें गर्भावस्था के दौरान जो माता है उसका बालक, उसका बच्चा स्वस्थ होगा कि नहीं होगा, ये माता के मानसिक स्वास्थ्य और उसके परिवेश यानी कि एनवायरनमेंट के हिसाब से बच्चे के स्वास्थ्य पे प्रभाव डालता है। अगर कोई माता मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रोगी है, तो हो सकता है उसके बच्चे में आगे चल के या फिर स्टार्टिंग से ही कोई मानसिक रोग हो जाए। और जीवन की घटनाएं, दुर्घटनाएं, जैसे किसी अगर महिला को कोई ट्रॉमा है, कोई शॉक है और वो गर्भवती है, तो उसके बच्चे में भी ये चीज़ें मानसिक रोग के तौर पे उभर के भविष्य में सामने आती हैं। ये बाह्य कारक है। और कुछ वंशानुगति और वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है, जैसे कि कोई बीमारी है, कोई खानदानी बीमारी, मानसिक रोग है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये जेनेटिक होता है, तो इसके वजह से भी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जो आंतरिक कारक हैं उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। आंतरिक कारक में हम हेरिडिटी को सबसे पहले रखेंगे। जैसे कि अगर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि माँ बाप जैसे देखने में हैं बाहर से, जैसे उनकी फिजिक है, लंबाई चौड़ाई, शारीरिक गठन, रंग रूप, उसी के हिसाब से उनके बच्चे भी होते हैं, या फिर अगर उनसे अलग है तो उनके खानदान में ही किसी पे गए होते हैं, बिल्कुल अलग नहीं होते हैं। मान लीजिए अगर कोई यूरोपियन पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चे भी गोरे होंगे, उनकी तरह होंगे, उनकी आंखों बालों का रंग होगा वैसा ही। अगर कोई इंडियन है तो इंडियन पेरेंट्स का बच्चा भी इंडियन की तरह होगा, कोई अफ्रीकन है या जहाँ का भी, जिस नस्ल का भी है, उस हिसाब से उसके बच्चे उसी की तरह दिखते हैं। इसको हम कहते हैं हेरिडिटी फैक्टर। उसके बाद शारीरिक कारण जो होता है, जैसे कि दुबले पतले, कमज़ोर, बीमार होना, या शारीरिक किसी समस्या से पीड़ित रहना। अगर इसकी तुलना हम स्वस्थ बच्चों से करें तो जो शारीरिक तौर पे कमज़ोर बच्चा है तो उसमें काफ़ी फ़र्क दिखेगा। हो सकता है कोई बच्चा बहुत लंबा हो, मोटा हो, और कोई बहुत दुबला पतला हो, तो इसको शारीरिक कारण में रखा जाता है। और बुद्धि है, बुद्धि को अधिगम यानी सीखने की योग्यता, ये भी एक तरह से जेनेटिक ही होता है कुछ हद तक, और कुछ व्यक्तिगत भी माना जाता है। जैसे कि अगर किसी की IQ यानी बुद्धि लब्धि ज़्यादा है तो हो सकता है वो कम एज में ही अपने से बड़े बच्चों के बराबर की क्षमता रखता हो, मानसिक क्षमता रखता हो। इसको बुद्धि का आंतरिक कारक माना गया है। मानसिक विकास भी इसी वजह से तीव्र होता है ऐसे बच्चों में, और ये उनको जेनेटिक मिला होता है। और उसके बाद अगर आंतरिक कारक में देखें तो अगला है संवेगात्मक कारक। बालक में जिस प्रकार के संवेग का विकास होगा, सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक, भाषा संबंधी विकास, ये सारी चीज़ें प्रभावित करता है उसकी क्षमता को, किसी बालक की क्षमता को। अत्यधिक गुस्सा होना, डर जाना, ईर्ष्या करना, भावना, किसी भी भावना की अधिकता, उसकी विकास की जो प्रक्रिया होती है इस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगर कोई बच्चा बहुत गुस्से वाला है या फिर बहुत ईर्ष्यालु है तो ये उसके स्वभाव पे प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। वो सृजनात्मक ना होके वो विध्वंसकारी प्रवृत्ति का हो जाएगा। इसको हम संवेगात्मक कारक में रखते हैं। बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा उसका विकास उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद जो बाह्य कारक हैं, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान कोई महिला है वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसका बच्चा भी अस्वस्थ हो सकता है भविष्य में। जैसे कि अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिया की पेशेंट है, या बाइपोलर डिसऑर्डर की पेशेंट है, या मेनिया यानी कि उन्माद की पेशेंट है, तो ये सारी चीज़ें रन करता है दूसरे जनरेशन में।
यानी कि अपने पेरेंट्स से बच्चों में जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जन्मजात ये चीज़ें बच्चों में चली जाती हैं, ये जो बीमारियां हैं या फिर ये जो मानसिक रोग हैं। और इसी तरह से कोई घटना दुर्घटना है, मान लीजिए कि माँ बाप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन गर्भावस्था के दौरान जो माता है उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी सदमे की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, आघात की वजह से वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या डिप्रेशन में है। तो ऐसे में उसका जो बच्चा है वो भले ही वो कोई मानसिक रोग से ग्रस्त ना हो, लेकिन हो सकता है वो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बाह्य कारक में रखा जाता है, बाल विकास को प्रभावित करने का बाह्य कारक है ये। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ कारक ऐसे होते हैं जैसे जीवन की घटनाएं। अगर बचपन में कोई बच्चा बहुत अभाव से पीड़ित रहा है, आर्थिक अभाव, तो इसका भी उसके स्वभाव पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। जब ऐसे बच्चों को, संपन्न बच्चों को देखता है तो उनके आगे अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त महसूस करता है, कुंठा होती है। ऐसे लोग बड़े होकर भी कुंठा के शिकार हो जाते हैं। और भौतिक वातावरण, जिस परिवेश में बच्चा, मान लीजिए कि किसी बहुत अच्छे घर का बच्चा है, लेकिन वो उसका परिवेश कहीं ऐसी जगह पे उसको रख दिया जाए, ऐसी जगह पे उसका पालन पोषण हो जो वो सही नहीं है एक बच्चे के लिए, बहुत अभावपूर्ण है, या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वहाँ रहते हैं, या प्रदूषण है, या किसी भी तरह का सुविधा उसको नहीं मिल रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति में है, तो इसका भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और सामाजिक आर्थिक स्थिति जो होती है, जैसे कि इतना ज़्यादा निर्धन परिवार में बच्चे पैदा हो जाएं कि उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, अच्छे से विद्यालय में पढ़ने को नहीं मिल रहा है, जैसे तैसे करके पढ़ रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पा रहे हैं, और गरीबी की वजह से उनको हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे भी बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो बाकी बच्चों की तुलना में वो हमेशा संघर्षरत रहते हैं, अपनी आंतरिक द्वंद्व में वो संघर्ष करते रहते हैं। और ऐसे बच्चे टीचर का बहुत प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, ऐसे जो अभावग्रस्त बच्चे होते हैं। और बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व भी होता है कि बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों की जो स्वभावगत विशेषताएं होती हैं, रुचियां होती है, क्षमता होता है। हो सकता है कि कोई ऐसा अभावग्रस्त बच्चा है जिसमें कुछ ऐसी विलक्षण क्षमताएं हैं जो बाकी बच्चों में नहीं है, तो शिक्षक के थोड़ा सा सहयोग से, थोड़ा सा आत्मिक और थोड़ा सा मतलब कि कोई आर्थिक सहयोग नहीं करना है, बस एक अपनत्व की भावना से अगर टीचर उसको प्रोत्साहित करे तो ऐसे जो अभावग्रस्त बच्चे क्षमतावान और प्रतिभावान हैं, ये बहुत आगे जा सकते हैं और सफलता इनको मिल सकती है। और बाल विकास के सिद्धांतों में शिक्षकों को ये पता चल जाता है कि वृद्धि और विकास की गति और मात्रा सभी बालकों में एक जैसी नहीं पाती। ये तो सबको पता चल जाता है। किसी क्लास में कोई टीचर बैठे, पहले दिन ही बैठे पढ़ाने, तो उसको मालूम हो जाएगा कि सारे बच्चों की बुद्धि बराबर नहीं होती। कोई बहुत तेज़ है तो कोई मंद बुद्धि है, कोई मध्यम बुद्धि है। तो ऐसे में सारे बच्चों को साथ लेके चलना है, सबको पढ़ाना है। तो अगर जो तेज बच्चे हैं, 4-5 तेज बच्चों को लेके आगे नहीं बढ़ जाना है, या फिर जो मंद बुद्धि हैं उनके हिसाब से ही एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, बाकी जो तेज़ बच्चे हैं तीव्र बुद्धि के, उनको छोड़ देना, तो ये सही नहीं है। तो सबको लेके चलना पड़ता है क्लास में किसी टीचर को। इसलिए जो भी कंपटीशन, टीचिंग की कंपटीशन की जो एग्ज़ाम है, इसके सिलेबस में चाइल्ड साइकोलॉजी कंपलसरी कर दिया गया है बाल मनोविज्ञान को, ताकि हर शिक्षक भले ही वो साइकोलॉजी का कुछ भी नहीं जानता है, ABCD नहीं जानता, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज उसकी होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को समझ पाएगा, तभी सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा पाएगा। यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पैदाइशी ही बीमार होते हैं मानसिक रूप से, जन्मजात उनमें कोई मानसिक रोग होता है, जैसे कि कुछ रोग हैं
सबसे प्रसिद्ध रोग है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा समझ लो कि एक रोगों का बंडल की तरह होता है। बहुत सारे उनमें रोग होते हैं, शारीरिक मानसिक रोग। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा या डिलेक्सिया से पीड़ित बच्चा या ऑटिज़म से पीड़ित बच्चे, ऑटिज़म वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा देखी जाती है क्लास में, तो ये एक अति मंद बुद्धि की कैटेगरी में रखे जाते हैं ऐसे बच्चे, और इनको विशेष रूप से ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे स्कूल में ऐसे बच्चों की अलग से क्लास चलती है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल में तो साथ ही में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं होता ये पागल होते हैं, पूरी तरह पागल नहीं होते हैं। शारीरिक रूप से भी ये कम क्षमतावान होते हैं और मानसिक रूप से भी कम क्षमतावान होते हैं। तो एक टीचर जब तक चाइल्ड साइकोलॉजी को अच्छे से नहीं समझेगा, तब तक सारे बच्चों को लेके एक साथ अच्छे से नहीं चल सकेगा और एक अच्छा योग्य शिक्षक नहीं बन पाएगा। तो इसलिए चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और ये साइकोलॉजी समझना बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको मनोविज्ञान या साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन वो रुचिपूर्ण तरीके से पढ़े, तो उसको चीज़ें अच्छी लगेगी और मनोविज्ञान समझ में आने लगेगा। तो उम्मीद है आप लोग का ये पहला क्लास था और ये आपको अच्छा लगा होगा। आगे की टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगी और रुचिपूर्ण लगेगी। वैसे तो यहाँ कोई बच्चा तो है नहीं, सब समझदार और वेल एजुकेटेड हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप कमेंट के माध्यम से अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।